नमस्कार। स्टडी गैंगवे पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं जनरल साइंस। ऑलरेडी 6 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। 7वें चैप्टर में भी 2 लेक्चर हो चुका है और तीसरे लेक्चर यानी अंतिम लेक्चर में हम आपसे 20 क्वेश्चन कराएंगे या हम आपको 20 क्वेश्चन करके दिखाएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। 21वां क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होता है 21वां क्वेश्चन मैं देता हूं आपको कि आप उसको नेक्स्ट चैप्टर 8 चालू होने से पहले मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या होता है। तो चलिए तीसरा और अंतिम लेक्चर जो लास्ट चैप्टर 7 का है उसको देखते हैं। पहले हम चैप्टर का नाम जानते हैं कि क्या है। चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। ये 7 नंबर चैप्टर है। देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसी से रिलेटेड हमारे 20 क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ सीधे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यकता है, यानी जंतुओं में अपनी प्रजाति को निरंतर बनाने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना है, क्या होना चाहिए। तो पाचन होना चाहिए, ये गलत है। श्वसन होना चाहिए, ये भी गलत है। प्रजनन होना चाहिए, ये सही है। उत्सर्जन होना चाहिए, ये गलत है। ये बोला है कि जंतुओं को अपनी प्रजाति को निरंतर बनाने के लिए, यानी मनुष्य है तो मनुष्य कंटिन्यू जीवित रहे, हमेशा जीवित रहे, या अपने वो बच्चों को पैदा करता है ताकि हमारी प्रजाति इस धरती पे बनी रहे। पेड़ पौधे भी ऐसे करते हैं, शेर, बाघ, बकरी, चीता या जो भी जानवर है, जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब ऐसे ही करते हैं। उसके लिए तो प्रजनन, जंतुओं में निरंतरता के लिए क्या होना चाहिए, प्रजनन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। वाह्य निषेचन होता है। वाह्य निषेचन को पहले जानेंगे क्या होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में समझेंगे, यानी बाहर, वाह्य से समझ रहे हैं कि वाह्य मतलब बाहर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। इसका कहना है कि इसमें वाह्य निषेचन में निषेचन क्रिया मादा शरीर के बाहर होता है। ये कहां होता है, मादा शरीर के बाहर। फर्टिलाइजेशन कहां होता है, मादा शरीर के बाहर। तो देखते हैं एक और पॉइंट्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वाह्य निषेचन जलीय अवस्था में, सदैव जलीय अवस्था में होता है। हमें मतलब जलीय अवस्था में एकदम क्लियर है कि वाह्य निषेचन होगा, और आंतरिक निषेचन भी जलीय अवस्था में हो सकता है, लेकिन वाह्य निषेचन की बात करें तो सदैव जलीय अवस्था में होता है। चलते इसमें देखते हैं। तो पहले इसमें देख लेते हैं, जलीय अवस्था की बात कर दिया तो पहले ढूंढ लेते हैं कि इसमें जल में रहने वाला कौन सा प्राणी है। तो गाय नहीं है, मनुष्य नहीं है, बकरी नहीं है, मेढक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमें मतलब इस पॉइंट से कि सदैव जलीय अवस्था में होता है, इस प्रकार से मेढक सही है। दूसरी प्रकार बोल रहा है कि मादा शरीर के बाहर, तो मेढक क्या करते हैं, अंडे देते हैं और पानी में छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे उनका निषेचन क्रिया बढ़ता रहता है, बाद में उनके बच्चे पैदा होते हैं, यानी मादा शरीर के बाहर यह क्रिया होती है, इसलिए मेढक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लैगिंग प्रजनन के लिए या प्रजनन में भाग लेते हैं। लैगिंग में क्या होता है कि एक नर का और एक मादा का होना जरूरी है। लैगिंग में क्या है, एक नर का और एक मादा का होना जरूरी है। तो चलिए सीधे इसमें देखते हैं। लैगिंग प्रजनन में भाग लेते हैं। 2 नर जंतु गलत है, एक नर एवं एक मादा जंतु सही है, 2 मादा जंतु गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। लैगिंग जनन यदि आप जानते हैं और मेरा पीछे
लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसमें बताया गया था कि नर और एक मादा का होना जरूरी है। आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन कहां होता है देखते हैं। मैंने बताया था कि आंतरिक शब्द से ही समझिए। आंतरिक मतलब कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये क्या बोले? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक या मादा शरीर के अंदर होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या ऑप्शन है। नर शरीर के बाहर गलत है, मादा शरीर के बाहर गलत है, नर शरीर के अंदर गलत है, मादा शरीर के अंदर सही है। ये आंतरिक निषेचन कहां होता है? मादा शरीर के अंदर होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मादा जननांग है। मादा जननांग कौन सा है भाई? देखते हैं। वृषण, वृषण नहीं है, वृषण इसको बोलते हैं, आप समझ सकते हैं। जो मनुष्य के नर जो होता है, नर का जो जननांग होता है, इसमें इसको हम वृषण बोलते हैं। गर्भाशय से समझ सकते हैं। गर्भाशय जो है स्त्री का मानी मादा के लिए है, मादा का जननांग है, ये करेक्ट आंसर है। और आगे शिश्न, शिश्न इसको बोलते हैं, शिश्न, ये है शिश्न। और इसी के अंदर एक होता है शुक्रवाहिनी, ये होती है एक नली होता है, उसको शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तो ये सारा जो है ये भी नर का ही है और ये भी नर का है, ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत है, और ये भी नर का ही है, ठीक है। तो मादा जननांग है, तो देखिए ये नर का है, ये भी नर, ये भी नर। बी इज द करेक्ट आंसर। गर्भाशय जो है मादा जननांग है। आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रजनन है। प्रजनन क्या है? अपने संतान को कंटिन्यू बढ़ाते रहने की प्रक्रिया ही जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया ही प्रजनन कहलाता है। देख लेते हैं ऑप्शन। संतति करने की जैविक प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। सीधे आप समझ जाइए कि जैविक प्रक्रिया हो और संतति हो, यानी अपने संतान को पैदा करने या बढ़ाने की प्रक्रिया हो। अजैविक प्रक्रिया नहीं होता है। वयस्क सीधे खड़े खड़े उत्पन्न नहीं कर देते हैं, वयस्क नहीं उत्पन्न करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दैट इज द ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ अलैंगिक जनन सामान्यतया मिलता है। अलैंगिक जनन, इसमें नर और मादा का भाग नहीं रहता है, एक ही रहता है, उसमें नर वो मादा भी रहता है, नर भी रहता है, और उसी से बच्चा पैदा भी होता है, यानी वही बच्चा पैदा भी करता है। दूसरे यदि नर मादा मतलब दो लोगों का होना जरूरी नहीं है इसमें। तो देखते हैं इसमें ये क्या बोले, लैंगिक जनन सामान्यता मिलता है। किस में मिलता है? तो एक कोशिकीय जीवों में, सरल संरचना वाले पादपों में, सरल संरचना वाले जंतुओं में, उपयुक्त सभी में। तो देखिए इसके लिए कोई मतलब जीव का ऐसा कुछ नहीं है। एक कोशिकीय जीव भी आपका लैंगिक जनन कर सकता है या होता है। सरल संरचना वाले पादपों पौधों में भी होता है, सरल संरचना वाले जंतुओं में भी होता है। तो इस तरीके से उपयुक्त जो है सभी आंसर सही है और ये गलत है। आपका जो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी जो है सभी प्रकार के जंतुओं में, पौधों में अलैंगिक जनन सामान्यतः हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक होता है? अभी मैंने बताया था कि लैंगिक जनन में नर और मादा का होना जरूरी है, और अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, एक से ही पैदा होते हैं जंतु या उसकी संतान पैदा होती है। तो सीधे आपको याद रखना है कि निम्न में से किस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक होता है, यानी एक ही पैदा करने वाला होता है, वो होता है अलैंगिक जनन। और ये लैंगिक जनन गलत, ए और बी गलत और ये भी गलत, ठीक है। तो आपका आंसर मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न बिल्कुल एक से दो जीव बनने की प्रक्रिया कहलाती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न बिल्कुल एक से दो जीव बनने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए उसमें क्या हुआ, कोई भी शिशु बच्चा पैदा, संतान पैदा के लिए नर और मादा का होना जरूरी है, ये बोलता है लैंगिक जनन, ठीक है। अब अलैंगिक जनन बोलता है कि ये इसमें किसी की जरूरत नहीं है, एक ही जनक रहेगा, एक से ही हम दूसरा सेम पैदा कर सकते हैं।
तो उसी प्रकार ये कह रहा है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न बिल्कुल 1 से 2 जीव बनने की प्रक्रिया, बिल्कुल सेम प्रक्रिया, सेम प्राणी बन गया, वो होता है क्लोनिंग, जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि क्लोनिंग किस तरीके से होता है। सेम, यदि आपका कोशिका लेकर के सेम कोशिका बना दिया, आपके शरीर से एकदम सेम आप जैसा खड़ा कर दिया, उस प्रक्रिया को हम क्लोनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और बाकी जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है वह, निषेचन के पश्चात जो संरचना बनती है वह क्या होता है, देखते हैं। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर के निषेचन करते हैं। निषेचन के बाद वो कौन सा मतलब क्या बनता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो भ्रूण नहीं बनता है, अंडाणु नहीं बनता है, फीट्स नहीं बनता है, यो युग्मक बनता है। निषेचन संलयन के पश्चात वो जाइगोट कह सकते हैं, ये युग्मक बनता है। ठीक है, युग्मक के बाद फिर वो उसके मादा के गर्भाशय में जाता है, वो जाते हैं अंडाशय शुक्राणु मिलकर के, फिर वहां पे निषेचन होता है और वहां पे भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण बनने के बाद एक टाइम पश्चात होने के बाद वो अपने पीरियड के हिसाब से बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अंडे देने वाला स्तनधारी है। अंडे देने वाला, इसमें स्तनधारी जो है प्लेटिपस है, और ये एकिडना और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि प्लेटिपस जो है अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी है। ठीक है, याद करने वाली चीज है ये। हाँ, यह धारणा की मानव में माता ही बच्चे के लिंग के लिए जिम्मेदार है, यहां पे जिम्मेदार है, गलत है, क्योंकि बच्चे में आता है। यानी कह रहा है कि जैसे किसी का कंटिन्यू लड़की पैदा हो रही है या किसी का लड़का पैदा हो रहा है, तो उसमें माता को दोष दिया जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, इसलिए बार बार लड़की ही पैदा हो रही है, लड़का पैदा नहीं हो रहा है। तो माता को दोष दिया जाता है, जो कि गलत है। तो उसका रीजन क्या है, देखते हैं। लिंग गुणसूत्र माता से आता है, गलत है। शरीर माता के शरीर में पनपता है, इसलिए बच्ची पैदा हो गई, या खाली लड़का लड़का हुआ, या खाली लड़का लड़की लड़की हो गई। तमाम लोगों को आपने देखा होगा कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, या 2 लड़के 2 लड़कियां हो गई, किसी के 4 लड़के या किसी की 4 लड़कियां हो गई। तो उसका ये रीजन नहीं है कि लिंग गुणसूत्र या लिंग का बनना माता से ही होता है, गलत है। शरीर माता के अंदर पनपता है, यानी गर्भाशय मादा के अंदर होता है, माता के अंदर होता है, इसलिए बोले हैं कि नहीं आप तुम्हारा बार बार लड़का पैदा कर रहे हो, वो भी गलत है। लिंग गुणसूत्र एक माता से तथा एक पिता से आता है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र जो होता है एक माता से आता है और एक पिता से आता है। चलिए देखते हैं, पहले एक्स और वाई ऐसे लिंग गुणसूत्र होंगे जो आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, और उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से ये आपका लड़का पैदा होता है या किस तरीके से लड़की पैदा होती है, किस तरीके से होता है कि लड़का हो जाएगा और किस तरीके से होती है कि ये लड़की हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, मैंने बताया था आंतरिक निषेचन क्या है, मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो महिला के शरीर में, महिला के शरीर के बाहर, पुरुष शरीर में, पुरुष शरीर के बाहर। तो महिला के शरीर में, महिला के शरीर में, यानी स्त्री की हम बात करें, अपने पुरुष की बात करें, तो उसमें जो स्त्री होती हैं, महिला जो होती हैं, उनके शरीर में आंतरिक निषेचन होता है, शरीर के अंदर होता है। ठीक है, महिला शरीर के बाहर नहीं होता, पुरुष शरीर में नहीं होता, पुरुष शरीर के बाहर नहीं होता। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक युग्मनज में नाभि की संख्या होती है, एक जाइगोट में नाभि की संख्या होती है। तो पहले समझेंगे कि जाइगोट क्या है, युग्मनज क्या है। युग्मनज जो है,
युग्मनज जो है ये क्या है, एक कोशिकीय है और एक कोशिका में नाभिक होता है और नाभिक में जो है मतलब कह रहे हैं कि युग्मनज है और एक कोशिकीय है, एक कोशिका है और एक कोशिका में नाभिक जो है मात्र एक पाया जाता है। इसलिए देखते हैं एक युग्मनज में मौजूद नाभिक की संख्या कितना है, कोई नहीं, 1 2 4, यानी एक जो है नाभिक पाया जाता है। इससे आप याद कर लेंगे। आईवीएफ का फुल फॉर्म है, आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या है मैं बता चुका हूं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाकी ये तीनों नहीं है, आपको याद रख लेना है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ध्यान पे रखेंगे, विट्रो रहेगा, वायरस, विट्रो फूड, नन ऑफ दीज ये नहीं रहेगा। प्रत्येक शुक्राणु होता है, प्रत्येक शुक्राणु क्या होता है, यदि ये शुक्राणु है तो प्रत्येक शुक्राणु एक कोशिकीय होता है, ठीक है, प्रत्येक शुक्राणु एक कोशिकीय होता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मादा लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजेन है, बाकी जो है एंड्रोजेन, एंड्रोनालेन नहीं है, एस्ट्रोजेन मादा हार्मोन्स है। आगे देखते हैं, हाइड्रा तारा मछली प्लोनेरिया संबंधित है। देखते हैं, हाइड्रा तारा मछली आपने देखा होगा ऐसे, यानी स्टार फिश कह सकते हैं, ऐसे मान लीजिए यह स्टार फिश है। ये क्या होते हैं, इन्हीं में से एक पार्ट निकलता है, स्टार फिश लिख देता हूं, तो इसी में से एक पार्ट निकलेगा छोटा सा, इससे मान लीजिए, और ये क्या होगा, ये जीवित हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा पार्ट निकला और ये पुनर्जीवित हो जाता है, यहां से कट के निकला और ये यहां पे फिर एक स्टार फिश बन गया। तो ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है, पुनर्जन्म का प्रक्रिया हो रहा है, ये पुनर्जनन है, इसमें पुनर्जनन, दोबारा जनन हो जा रहा है, दोबारा पैदा हो जा रहे हैं। जैसे स्टार फिश लिया, उस पार्ट कटा, दोबारा जनन, फिर उससे कटा, दोबारा जनन, तो इसको हम पुनर्जनन प्रक्रिया होता है। इसमें शुक्राणु अस्थायी रूप से रहते हैं, शुक्राणु अस्थायी रूप से देखते हैं कहां रहते हैं, तो अधिवृषण में रहते हैं, शुक्र वाहिका में नहीं रहते हैं, मूत्राशय में नहीं रहते हैं, वास एफरेंस में नहीं रहते हैं, अधिवृषण, वृषण के पीछे अधिवृषण होता है, उसके अंदर शुक्राणु जो है अस्थायी रूप से होते हैं। ये वृषण होता है, ये वृषण होता है और इसके पीछे जो है अधिवृषण रहते हैं और उनके अंदर जो है शुक्राणु अस्थायी रूप से रहते हैं। इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आप एक एक क्वेश्चन का रिवीजन बार बार वीडियो देखेंगे, बार बार समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। आप इसको किताब में ढूंढिए, नेट से ढूंढिए और इसको बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। और जब मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा, चैप्टर नंबर 8, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। इसका आंसर का हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। नमस्कार।